स्टार्ट विद वाई का मतलब है किसी मकसद के साथ शुरू करना। लोग कोई प्रोडक्ट अच्छे फीचर या उसे बनाने के मुश्किल मेथड को देखकर नहीं खरीदते हैं। सवाल यह है कि आपकी कंपनी कस्टमर के लिए क्या कर सकती है और आपका प्रोडक्ट उनके लिए क्यों मायने रखता है। अगर आप अपना बिजनेस पावरफुल और बढ़ाना चाहते हैं तो ये बुक समरी आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी बुक पर और आज की ऑडियो बुक है स्टार्ट विद वाई बाय साइमन सिनेक। क्यों से शुरुआत की मतलब है किसी भी काम को लेकर हम एक पर्पस के साथ आगे बढ़ें। आपने कंपनी क्यों शुरू की थी? लीडर क्यों बनना चाहते हैं आप? क्या जिंदगी में आपका कोई पर्पस है? अगर है तो क्या है? ये सब सवाल फिजूल नहीं है। आपको ये बहुत काम के लगेंगे जब आपको पता चलेगा कि कई मल्टी मिलियन कंपनियां इसीलिए सक्सेसफुल हो पाई हैं क्योंकि वह एक खास पर्पस के लिए बनाई गई थी। उन्हें अपनी शुरुआत वाई के साथ की। इस किताब का सब टाइटल है कैसे ग्रेट लीडर ने लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर किया। ग्रेट लीडर से हमारा मतलब सिर्फ उनसे नहीं है जो पॉलिटिक्स में हैं, बल्कि उन सबसे है जो किसी भी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी पोस्ट पर होते हैं। एप्पल एक लीडिंग कंप्यूटर ब्रांड है, लेकिन बाद में ये मोबाइल और छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी उतर गया। ऐसा क्यों? इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। लोगों को एक्शन के लिए इंस्पायर करना, यही ग्रेट लीडरों का काम होता है। एक अच्छा लीडर ना सिर्फ लोगों को वोट हासिल करता है बल्कि उन्हें इंस्पायर भी करता है। ठीक वैसे ही लीडिंग कंपनीज भी लोगों को अपना कस्टमर बनाती हैं और साथ ही उन्हें इंस्पायर भी करती हैं। ग्रेट लीडर्स के कई लेवल होते हैं। उनके लिए किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहती है ऑडियंस, फिर चाहे कोई भी रास्ता क्यों ना हो। फॉलोअर्स अपने लीडर की इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो उन्हें इंस्पायर करता है। हर सक्सेसफुल कंपनी के अपने लॉयल कस्टमर होते हैं। कंपटीटर भले ही उससे बेहतर हो और नया प्रोडक्ट निकाले, मगर कस्टमर इतनी जल्दी उसे नहीं खरीदते हैं। वे अपनी पसंदीदा कंपनी और ब्रांड के लिए लॉयल रहते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? कैसे उस कंपनी ने इतने लॉयल कस्टमर बनाए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस कंपनी ने वाई के साथ शुरुआत की थी। चलिए बात करते हैं पहले चैप्टर की, मैनिपुलेशन बनाम इंस्पायरेशन। मोटोरोला ने अपना फ्लिप टॉप फोन मॉडल रेजर 2004 में निकाला था। कई हॉलीवुड सेलिब्रिटी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये नया फ़ोन खरीदा। मोटोरोला के लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। कुल मिलाकर उन्होंने रेजर के 50 मिलियन यूनिट्स बेचे। हालांकि 4 साल में ही कॉम्पिटिटर ने रेजर की नकल वाले कई नए फ़ोन मार्केट में उतार दिए और बढ़िया फीचर के साथ मार्केट में उतारे, तो मोटोरोला की चमक फीकी पड़ गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने इंस्पिरेशन के बदले मैनिपुलेशन इस्तेमाल किया। तभी इसने अपने सारे कस्टमर खो दिए। इसमें कोई लॉयल्टी वाली बात नहीं थी। मोटोरोला ने नया प्रोडक्ट निकाला, लोगों को पसंद आया तो लोगों ने खरीदा, मगर किसी और ने जब बेहतर प्रोडक्ट बनाया तो कस्टमर उनकी तरफ खींचे चले गए। अब अगर मोटोरोला ने लॉयल कस्टमर बनाए होते तो सिर्फ मोटोरोला के ही प्रोडक्ट खरीदते। जो मोटोरोला ने रेजर के साथ किया वो सिर्फ एक नोवेलिटी थी, एक तरह का मैनिपुलेशन। मगर लॉयल्टी पाने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ता है। लोगों को इंस्पायर करना इतना आसान नहीं है। जब आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं तो बस थोड़े से वक्त के लिए ही आपको फॉलो करेंगे। आप भले ही उनसे काम निकलवा लें, मगर उनकी लॉयल्टी हासिल करना आसान नहीं है और कोई भी ग्रेट लीडर ऐसा नहीं कर सकता है। जिन तरीकों से किसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है वो है डर, पीयर प्रेशर, इंस्पायरेशन, पाइस, प्रमोशन और नॉयल्टी। वोट लेने के लिए कोई पॉलिटिशियन डर का सहारा ले सकता है। वो पीयर प्रेशर से या पैसे देकर या झूठे वादे करके अपने लिए जनता का वोट हासिल कर सकता है। इस तरह सेल्स इंक्रीज करने के लिए कंपनियां भी अपने प्राइस ड्रॉप कर लेती हैं। कुछ कंपनियां प्रोमोस और इंसेंटिव देती हैं या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, मगर ये सब अच्छे लीडरशिप का एग्जाम्पल नहीं है। मैनिपुलेशन किसी भी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन को कमज़ोर ही बनाता है। लोग उन्हें फॉलो तो करते हैं, मगर बस कुछ ही टाइम तक। मैनिपुलेशन के लिए काफ़ी पैसा भी खर्च करना पड़ता है, फिर भी ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। रेजर फ़ोन कोई इनोवेशन नहीं था, तो इसलिए मोटोरोला लोगों को इंस्पायर करने में नाकाम रही। फैक्स मशीन, माइक्रोवेव, लाइट बल्ब और आइंट्यूश ने ये चीज़ें इनोवेशन मानी जाएंगी क्योंकि ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री चेंज कर रख दी।
या फिर ये कह सकते हैं कि इनकी वजह से सोसाइटी की लाइफस्टाइल में एक बड़ा चेंज आया। तो आगे बात करते हैं थिंक डिफरेंट, और कुछ अलग सोचे। 1984 में जब एप्पल ने कंपनी बनाई तब से लेकर आज तक उसका यही मोटो रहा है। एप्पल ने अपने सभी प्रोडक्ट और एडवर्टाइजिंग में ये बात प्रूव भी की है, जो कुछ भी कंपनी कहती है और करती है उसके पीछे कुछ हटकर करना है। यही रीज़न है और यही एप्पल का स्ट्रॉन्ग पर्पस है जिसे लेकर कंपनी चलती है। आइट्यून्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। 2000 के शुरुआती दिनों में लोग गानों के लिए सीडी बर्न करते थे। रिकॉर्डिंग कंपनियों के लिए पायरेसी एक बड़ी मुसीबत बन गई थी। तब स्टीव जॉब्स ने आइट्यून्स निकालकर लोगों के सामने एक अल्टरनेट रख दिया। आइट्यून्स और आईपैड ने म्यूजिक इंडस्ट्री को डूबने से बचा लिया। क्या आपको मालूम है कि MP3 प्लेयर असल में एप्पल ने नहीं बनाया था? दरअसल ये क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सिंगापुर लिमिटेड के दिमाग की उपज है। लेकिन फिर इसका सारा क्रेडिट एप्पल कैसे ले गया? क्रिएटिव ने अपने प्रोडक्ट को 5GB MP3 प्लेयर नाम से रिलीज किया था, लेकिन एप्पल ने आईपैड को कुछ ऐसे पेश किया, 1000 गाने आपकी पॉकेट में। क्रिएटिव ने मार्केट को बताया कि उसका प्रोडक्ट क्या है, पर एप्पल ने आईपैड क्यों खरीदे ये लोगों को बताया, क्योंकि लोग क्या नहीं समझते हैं, वे समझते हैं कोई चीज़ क्यों है और उसको क्यों खरीदें। आईफोन के साथ एप्पल ने एक इनोवेशन किया था। ये मोटरोला के रेजर की तरह सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं था। आईफोन की वजह से ही स्मार्टफोन का ट्रेंड चल निकला। इसे देखकर नोकिया, एरिक्स और मोटरोला ने भी टच स्क्रीन वाले फ़ोन निकाले। आईफोन के ग्राफिक्स इंटरफेस और सिंपल डिज़ाइन ने मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री ही बदल कर रख दी। क्या आपको ये पता है कि साल 2003 में डेल ने अपना खुद का एक MP3 प्लेयर निकाला, मगर यह उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितनी की कंपनी को उम्मीद थी। वजह यह थी कि डेल को लोग एक ऐसी कंपनी के रूप में जानते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर बनाती है। ऐसे में उसके मोबाइल या MP3 प्लेयर खरीदना लोगों के गले से नहीं उतरा, और कुछ ही सालों बाद डेल ने आखिरकार अपने नए प्रोडक्ट मार्केट से हटा ही लिए। मगर एप्पल आखिर ऐसे कैसे कर पाया? और एप्पल मोबाइल्स और गैजेट्स बनाने वाली कंपनी कैसे बन गई? वो इसलिए क्योंकि एप्पल का एक ही मकसद था, कुछ अलग सोचना। और यही वजह है कि जो भी प्रोसेस और प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उस सब के पीछे कुछ अलग करने की सोच ही काम करती है। एप्पल ने अपनी शुरुआत वाई के साथ की। सबसे पहले तो कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग पर्पस स्टैब्लिश किया, जो था सबसे हटकर सोचना। आज हम एप्पल को वाई के लिए जानते हैं, ना कि व्हाट के लिए। जब कंपनी बनी थी तो इसका लीगल नाम कंप्यूटर इंक रखा गया था, लेकिन 2007 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर सिर्फ एप्पल इंक कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कंपनी अब कंप्यूटर के अलावा और भी काफ़ी कुछ बनाती है। ना सिर्फ कंप्यूटर इंडस्ट्री में बल्कि छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और मोबाइल फ़ोन में भी एप्पल ने अपनी लीडरशिप कायम की। उन्होंने हमेशा अपना पर्पस बनाए रखा, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह क्या बना रहे हैं। एप्पल ने इनोवेशन करके और दूसरी इंडस्ट्री में चेंज लाकर वो कर दिखाया जो HP और डेल कंप्यूटर नहीं कर सके। HP और डेल ने भी एप्पल की तरह बनने की काफ़ी कोशिश की, मगर बन नहीं पाए, और फिर वह बस कंप्यूटर बनाने तक ही सिमट कर रह गए। तो आगे बात करते हैं गोल्डन सर्कल की। HP और डेल जैसे कंपनियां वर्ट के साथ शुरुआत करती हैं। दोनों बढ़िया फीचर वाले प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, फिर भी उनके इतने लॉयल कस्टमर नहीं हैं जितने कि एप्पल के हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अच्छे कंप्यूटर नहीं हैं, एक से एक बढ़िया कंप्यूटर बढ़िया स्पेक्स के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं। फिर भी मैक लवर सिर्फ एप्पल को सबसे पहले चुनेंगे। जब आप लोगों को बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, तो लोग उसके बढ़िया फीचर को अप्रिशिएट भी करते हैं। मगर जब आप उन्हें अपनी कंपनी का पर्पस भी समझाते हैं, तब जाकर वे आपके लॉयल कस्टमर बनते हैं। क्योंकि हम इंसानों पर पर्पस और बिलीफ और फीलिंग का एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग बना ही कुछ इस तरह है। जिस बात पर कस्टमर बिलीव करते हैं, अगर आपकी कंपनी भी उसी बात पर बिलीव करती है, तो कस्टमर कंपनी के लिए लॉयल हो जाते हैं। और जब कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी उस पर्पस को फील करने लगते हैं, तो उन्हें अपने काम में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पर्पस है, तो यकीनन आप लोगों को इंस्पायर करके उन्हें लीड कर सकते हैं। तब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। ज़रा नीचे दिए गए इस डायग्राम को देखें। इसमें बने सर्कल
के सेंटर में है वाई। ये वाई कंपनी का पर्पस बताता है। उसके बाद अगला लेवल है हाउ, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी प्रोसेस और डिसीजन कैसे लेती है। इसके आउटर लेवल लिखा है व्हाट, जो बताता है कि प्रोडक्ट या सर्विस क्या है जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ज़्यादातर कंपनी सर्कल के आउटसाइड से इनसाइड कम्युनिकेट करती हैं। वह हमेशा यही बताती हैं कि उनका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि एक पर्पस के साथ चलने से लोगों पर इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ज़्यादातर कंपनी के पास कोई क्लियर पर्पस नहीं होता है कि उन्हें क्या है करना है। वही दूसरी तरफ एप्पल जैसी कंपनी इसलिए सक्सेसफुल होती हैं क्योंकि वह इनसाइड से आउटसाइड कम्युनिकेट करती हैं। जो कुछ एप्पल करती है उसके कोर में एक पर्पस होता है और वो पर्पस है कुछ अलग सोचना, और कस्टमर ये बात समझते हैं, तभी तो उन्हें एप्पल के हर प्रोडक्ट में वो पर्पस दिखाई देता है जो उन्हें खरीदने के लिए इंस्पायर करता है। यहाँ कस्टमर इसलिए लॉयल है क्योंकि वह भी एप्पल की तरह ही कुछ अलग सोचने पर बिलीव करते हैं। अगर आप लीड करना चाहते हैं तो ये ना सोचें कि आप लोगों को क्या दे सकते हैं, आप वाई से शुरुआत करें और लोगों को अपना पर्पस बताएं। अगर लोग भी उसी पर्पस पर बिलीव करते हैं जो आपका है तो यकीनन वे आपके लॉयल बन जाएंगे, वे आपसे इंस्पायर होकर आपको फॉलो करने लगेंगे। इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को याद रखिए, इसे गोल्डन सर्कल कहते हैं, जिसमें वाई से आपका पर्पस, हाउ से प्रोसेस और व्हाट से आपका प्रोडक्ट। आगे बात करते हैं काफी से कुछ बढ़कर। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हम इंसानों में पैदाइशी होता है। हम हमेशा सेफ और कनेक्टेड फील करना चाहते हैं। ये एक ह्यूमन नीड है कि हम अपने आसपास से जुड़े रहना चाहते हैं। जब हम वेकेशन के लिए अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं तो वहाँ अपनी कंट्री के लोगों को देखकर हमें अच्छा लगता है। हमें ये फील होता है कि हम अपने ही लोगों के बीच हैं। इसी तरह हम उन्हीं कंपनीज के साथ बिलोंगिंग फील करते हैं जिन्हें बिलीव हमारे जैसे हैं। हम उनके प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमारा वाई सेम होता है। इससे हमें पता चलता है कि जिस बात पर हम यकीन करते हैं कंपनी भी उसी पर यकीन करती है। वे प्रोडक्ट्स और ब्रांड हमें बिलोंगिंग की फील कराते हैं और हम इस तरह से कंपनी के बाकी कस्टमर से भी कनेक्टेड फील करने लगते हैं। वाई से अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करने से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि हम इंसान अपना हर काम फीलिंग की वजह से ही करते हैं। ये गोल्डन सर्कल काफ़ी इफेक्टिव है क्योंकि ये हमारे दिमाग के मेजर लेवल से रिलेट करता है। आप क्या बनाते हैं इससे ज़्यादा आप क्यों बनाते हैं, इस बात का असर लोगों पर ज़्यादा पड़ता है। जो स्टारबक्स ऑफर करता है वो व्हाट उसका प्रोडक्ट कॉफ़ी है, मगर उसका पर्पस वाई है लोगों को कॉफ़ी पीते हुए कंफर्टेबल फील करवाना। ये सब जानते हैं कि स्टारबक्स अपने कस्टमर को एक नाइस फीलिंग और नाइस एक्सपीरियंस देता है। यूँ तो बाकी कॉफ़ी शॉप्स भी हैं जहाँ लोग बैठकर बढ़िया कॉफ़ी पी सकते हैं, फिर भी लोग फीलिंग की वजह से स्टारबक्स को ही चूज करते हैं। हॉवर्ड शूचल स्टारबक्स के फाउंडर नहीं हैं। उन्होंने 1982 में इस कंपनी को ज्वाइन किया था। ये सिएटल में स्टारबक्स की सबसे पहली ब्रांच खुलने के 10 साल बाद की बात है, लेकिन हम आज स्टारबक्स को जिस चीज़ के लिए जानते हैं वो हॉवर्ड शूचल की वजह से है। यह उनकी ही सोच थी कि स्टारबक्स एक कॉफ़ी से बढ़कर बन सका। शूचल कंपनी के तीनों फाउंडर की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि जो वे देख रहे थे वे तीनों फाउंडर नहीं देख पा रहे थे। जल सीगल, जेली, बॉलविड और गार्डन बॉलवर कस्टमर को सिर्फ कॉफ़ी बीन्स बेचकर ही खुश थे। शूचल इटली के एस्प्रेसो बार्स से काफ़ी इंस्पायर थे। वे अपने कस्टमर को एक ऐसा कंफर्टेबल प्लेस देना चाहते थे जहां बैठकर वे आराम से कॉफ़ी पी सकें। शूचल स्टारबक्स को लोगों के लिए एक थर्ड स्पेस बनाना चाहते थे जो आराम के कुछ पल गुजारने के लिए घर और ऑफिस के अलावा एक और जगह हो। शूचल के स्टारबक्स ज्वाइन करने से पहले यूनाइटेड स्टेट में बहुत कम कॉफ़ी शॉप्स हुआ करती थी, वो भी सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लेकिन स्टारबक्स के आने से यूनाइटेड स्टेट में कॉफ़ी पीना एक कल्चर बन गया। इसने कॉफ़ी पीने का एक नया माहौल बना दिया जहां बैठकर लोग रिलैक्स कर सकते हैं, और ये सब हॉवर्ड शूचल के स्ट्रॉन्ग विजन की वजह से ही पॉसिबल हुआ। उनके पास स्टारबक्स को चलाने का एक पर्पस था। इन 10 सालों में स्टारबक्स के शॉप्स की गिनती 1000 से बढ़कर 13,000 ब्रांचेस के ऊपर पहुंच गई। हॉवर्ड शूचल एक ग्रेट लीडर हैं
क्योंकि उन्होंने वाई से शुरू किया। वे स्टारबक्स में एक पर्पस के साथ आए। वे लोगों को कंफर्टेबल फील करवाना चाहते थे और लोगों ने इस फील को रिलेट किया और उनके लॉयल कस्टमर बन गए। बेशक और भी कॉफ़ी शॉप्स होंगी जहां बढ़िया कॉफ़ी मिलती है, और स्टारबक्स ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। इसने कॉफ़ी पीने का एक नया कल्चर निकाला जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, और यही इसकी सक्सेस का सीक्रेट है। तो हम कह सकते हैं कि स्टारबक्स ने सोसाइटी बदल कर रख दी। चलिए आगे बात करते हैं हार्ले डेविडसन। क्या आपने किसी आदमी को हार्ले डेविडसन के टैटू के साथ देखा है? क्यों कोई किसी कंपनी के लोगों का टैटू अपनी बॉडी पे बनवाएगा? क्या लोग अपनी बॉडी में किसी और कंपनी का भी टैटू बनवाते हैं? लोग हार्ले डेविडसन का टैटू अपनी बॉडी में इसलिए बनवाते हैं क्योंकि हार्ले डेविडसन को अपना पर्पस लोगों को समझाना बड़े अच्छे से आता है। हार्ले डेविडसन का ये लोगो एक बिलीव का सिंबल बन गया है, और अमेरिका में तो ये टैटू काफ़ी कॉमन है। जो लोग हार्ले चलाते हैं उनके लिए हार्ले सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि लाइफस्टाइल है, और हार्ले ने ये मुकाम अपने कई सालों की मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और क्लैरिटी से पाया है। जो कुछ भी हार्ले डेविडसन करता है और कहता है वो उसके बिलीफ के साथ चलता आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। कंपनी ने अपने कुछ उसूल बनाए थे जिन्हें वो आज तक फॉलो करती आ रही है। कंपनी ने अपना एक क्लियर पर्पस रखा था जिसे उसने लोगों तक पहुंचाया। लोगों ने उनकी बात समझी और इंस्पायर हुए। धीरे धीरे कंपनी का ये लोगो सिर्फ एक सिंबल ही नहीं बल्कि एक बिलीफ बन गया। हर प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है उसके पीछे यही बिलीफ काम करता है। अपनी बॉडी में हार्ले डेविडसन का टैटू बनवाने वाले रैंडी फॉवलर कहते हैं, ये टैटू मेरी पहचान का सिंबल है, या यूं कहें कि मेरी पहचान है, और मेरी पहचान है कि मैं एक अमेरिकन हूं। आगे बात करते हैं डिज्नी की। हमें गोल्डन सर्कल के बारे में पता है। सीईओ कंपनी का लीडर होता है जिसका काम है कंपनी के लिए एक पर्पस सोचना। सीईओ के नीचे एग्जीक्यूटिव काम करते हैं जिन्हें सीईओ के पर्पस के बारे में पता होता है और वो उसमें बिलीव करते हैं। उन्हें पता है कि इस पर्पस को कैसे रियलिटी में बदला जाए। लीडर्स वाई टाइप के लोग हैं जो विजनरी होते हैं, ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और इस बात पर बिलीव करते हैं कि जो वो सपने देखते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, उन बातों को रियलिटी में बदला जा सकता है। हाउ टाइप के लोग रियलिस्टिक होते हैं, यानी प्रैक्टिकल। वे दुनिया को रियल तरीके से देखते हैं। ये लोग सपने नहीं देखते बल्कि जो सामने दिख रहा है उसी पर यकीन करते हैं। ये हाउ टाइप के लोग हैं जो स्ट्रक्चर बनाते हैं। चीज़ें कैसे हासिल की जाएं, ये बात उन्हें अच्छी तरह पता है। वे काम निकलवाने में माहिर होते हैं, इसलिए वाई टाइप के लोग बिना हाउ टाइप के लोगों के कुछ नहीं कर सकते। अब हम वाल्ट और रॉय डिज्नी ब्रदर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। वॉल्ट डिज्नी पहले एक एडवर्टाइजिंग फर्म में कार्टून आर्टिस्ट का काम करते थे। उन्हें एनिमेटेड मूवी बनाने का शौक था। ये 1923 की बात है, तब हॉलीवुड ने इतनी तरक्की नहीं की थी। अपने भाई वॉल्ट डिज्नी से 8 साल बड़े रॉय डिज्नी एक बैंकर थे। रॉय को अपने भाई वॉल्ट के टैलेंट और इमेजिनेशन पर पूरा भरोसा था, मगर वो ये भी जानते थे कि पैसे या बिजनेस के मामले में वॉल्ट बहुत अच्छे नहीं हैं। ज़्यादातर वाई टाइप के लोगों की तरह वॉल्ट को भी बड़े बड़े रिस्क लेने की आदत थी। वॉल्ट ज़्यादातर फ्यूचर के सपनों में खोए रहते। एक बायोग्राफर ने बताया, वॉल्ट डिज्नी कार्टून बनाता था और सपने देखता था, मगर रॉय उसकी परछाई में रहकर एक बड़ा बिजनेस एम्पायर तैयार कर रहा था। रॉय ने फाइनेंस और बिजनेस के अपने टैलेंट को इस्तेमाल किया। रॉय की मदद से ही वॉल्ट अपने सपनों को रियल कर पाया। रॉय डिज्नी ने ब्योना विस्टा कंपनी बनाई जो डिज्नी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करती थी। रॉय डिज्नी की तरह बहुत से हाउ टाइप फंक्शन और सक्सेसफुल होते हैं, मगर उनका काम दुनिया बदलना नहीं है। वे किसी भी इंसान को इंस्पायर नहीं करते। इंस्पायर करते हैं सिर्फ वाई टाइप के लोग जैसे वॉल्ट डिज्नी। लेकिन हाउ टाइप के बिना वाई टाइप के लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उनकी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप से एक $1 बिलियन कंपनी खड़ी की जा सकती है। और आगे बात करते हैं बिल गेट्स की। बिल गेट्स जैसे ग्रेट लीडर्स में एक करिश्मा होता है क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है। अपने बिलीव को वे एक नाम, एक पहचान देते हैं और उसे दुनिया तक पहुंचाते हैं। ग्रेट लीडर्स एक विजन लेकर चलते हैं जो पर्सनल से कहीं बढ़कर होता है। उनके पास दुनिया के लिए कुछ प्लान, कुछ लॉज, कुछ कॉज होते हैं। उनकी अपनी जिंदगी उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती। बिल गेट्स मानते थे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। वे ऑप्टिमिस्टिक थे। वे मानते थे कि अगर ऑब्स्टेकल हटा दिए जाएं तो कोई भी इंसान अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकता है। वे उन्हें इस बात पर भी पूरा यकीन था कि अगर लोगों को
यूज़फुल टूल्स दिए जाएं तो वह सक्सेसफुल बन सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, हर घर में हर डेस्क में एक कंप्यूटर हो। यही बिल गेट्स का विजन है और उन्हें अपना ये विजन माइक्रोसॉफ्ट बनाकर पूरा किया। बिल गेट्स ने पावर पॉइंट बनाया, एक्सेल और वर्ड बनाया ताकि लोग अपनी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बन सकें। उन्होंने विंडोज़ बनाकर लोगों की मदद की जिससे वह कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सके। बिल गेट्स के पास एक विजन था कि लोग टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकें। माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने के बाद भी बिल गेट्स अपने विजन को लेकर चलते रहे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाई। वे अब कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, मगर उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को उनकी लाइफ इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटी दी। बिल गेट्स मानते थे कि गरीब लोगों को अपॉर्चुनिटी देने से उन्हें खुद को ऊपर उठाने का मौका मिलेगा। उन्होंने इम्प्रूवमेंट देने का ये एक जरिया समझा। बिल गेट्स ने अपना व्हाट चेंज किया, मगर उनका पर्पस, उनका विजन कभी नहीं बदला। तो आगे बात करते हैं वॉल्क्सवैगन। क्या आपको वॉल्क्सवैगन का मतलब पता है? जर्मन में इसका मतलब होता है लोगों की कार। 70 के टाइम में वॉल्क्सवैगन हिप्पी कल्चर का सिंबल बन गई। कंपनी ने हमेशा ऐसी गाड़ियां बनाई जिसे एवरेज लोग अफोर्ड कर सके। हालांकि 2004 में कंपनी ने एक नई लग्जरी कार फैंटोन मार्केट में उतारी जिसकी कीमत थी $70,000। ये कार बहुत बढ़िया फीचर के साथ अवेलेबल थी। इसके कॉम्पिटिटर BMW 7 सीरीज, S क्लास, मर्सिडीज बेंज थी, मगर फैंटोन सक्सेसफुल नहीं हुई। कार की बस गिनी चुनी यूनिट ही बिकी क्योंकि लोगों का नजरिया अलग था। लोगों को कार पसंद नहीं आई। वजह यह थी कि ये लग्जरी लोगों की समझ में नहीं आई, क्योंकि वॉल्क्सवैगन ने हमेशा आम आदमी के लिए अफोर्डेबल गाड़ियां ही बनाई थी। मगर होंडा और टोयोटा ने इसका हल निकाला। उनके पास एक बेटर आइडिया था। दोनों कंपनी ने एक नए ब्रांड की कारें निकाली जो उनके लग्जरी प्रोडक्ट के साथ मैच करती थी। उनके नए लग्जरी ब्रांड हैं एक्वेरा और लेक्सस। अब बात करते हैं वॉलमार्ट की। वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन बहुत डिप्रेशन में पलकर बड़े हुए, इसलिए उन्हें हार्डवर्क की वैल्यू पता थी। उन्होंने अरकानसस बेंटनविले में पहला वॉलमार्ट खोला। तब ये बस एक रिटेल शॉप थी। वहाँ पर ऐसी और भी रिटेल शॉप्स थी जहाँ बहुत सस्ता सामान मिलता था, लेकिन सिर्फ वॉलमार्ट ही टॉप में पहुंचा। और वॉलमार्ट कुल 44 बिलियन की एनुअल सेल्स करता है। लेकिन इसका सीक्रेट सेम वॉल्टर का हार्डवर्क और स्टोर की चीप प्राइस नहीं है। इसका सीक्रेट है वॉल्टन का पर्पस। उनके स्टोर शुरू करने के पीछे एक बहुत गहरा काज था, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ जिसने उन्हें हमेशा मोटिवेट किया, और वो बिलीफ था सैम का लोगों पर यकीन। वे लोगों का ध्यान रखने में बिलीव करते थे। सैम वॉल्टन को लगता था कि अगर वो लोगों का ध्यान रखेंगे तो बदले में लोग भी उनका ध्यान रखेंगे। जितना वॉलमार्ट अपने एम्प्लॉयज़, अपने कस्टमर और अपनी कम्युनिटी को देते थे, बदले में उससे कहीं ज़्यादा वॉलमार्ट को मिलता था। सैम वॉल्टन वीकेंड्स पर भी काम करते थे। वह अपने पिकअप ट्रक खुद ही चलाते थे। वे अपने हर एम्प्लॉय का बर्थडे याद रखते थे, और इतना ही नहीं, वे बहुत हम्बल भी थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की सेवा के लिए डेडिकेट कर दी थी। जो सैलरी वो लेते थे वो सालाना थी $3.5 लाख से भी कम। सैम वॉल्टन का पर्पस यही था कि वे लोगों को सर्व करना चाहते थे। यह पर्पस उनकी अपनी ज़िंदगी से बहुत बड़ा था, और यही वजह है कि जो वॉलमार्ट शॉपिंग की दुनिया में इतना सक्सेसफुल हो रहा। वॉलमार्ट सैम वॉल्टन के इसी पर्पस को पूरा करने के लिए बना था। अप्रैल 5, 1992 में बोन मैरो कैंसर की वजह से सैम वॉल्टन इस दुनिया से चल बसे। उनके मरने के बाद उनके बड़े बेटे एस रॉबिन्सन वॉल्टन वॉलमार्ट के चेयरमैन बने। रॉबिन्सन ने कहा कि कंपनी की पॉलिसी, कंट्रोल और डायरेक्शन सब कुछ पहले की तरह ही चलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। सैम वॉल्टन की मौत के बाद वॉलमार्ट में काफ़ी चेंजेस आए। कई कस्टमर और एम्प्लॉयज़ ने बदसलूकी की, कंप्लेंट्स की। कुछ टाइम बाद वॉलमार्ट का बंटवारा हो गया और कॉस्टको नाम से एक नया रिटेल शॉप खोला गया। सैम वॉल्टन के जाने के बाद कोई भी सीईओ उनके पर्पस को बरकरार नहीं रख पाया। लोगों को सर्व करने का सैम का बिलीफ और किसी के पास नहीं था। नतीजा ये रहा कि धीरे धीरे वॉलमार्ट अपनी रेपुटेशन खोता चला गया। 2009 में माइकल टी ड्यूक नए सीईओ बने, जिनकी सैलरी एनुअली $5.5 मिलियन थी। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की।
स्टीव जॉब, बिल गेट्स और सैम वॉल्टन जैसे ग्रेट लीडर्स ने अपने वाई को एक पहचान दी। जब जॉब्स ने एप्पल छोड़ा, गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट और वॉल्टन ने वॉलमार्ट, तो इन सभी कंपनियों के कामकाज में गड़बड़ होने लगी, क्योंकि अपने ग्रेट लीडर्स के बिना कंपनी अपना पर्पस भूल गई थी। सिर्फ ग्रेट क्रेडेंशियल का होना ही ज़रूरी नहीं है। हर कंपनी के आने वाले सीईओ को अपने ग्रेट लीडर से इंस्पायर होना चाहिए। उसे उस बात पर पूरी तरह बिलीफ होना चाहिए जिस पर कंपनी के फाउंडर को बिलीफ है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कंपनी कभी भी अपने पर्पस क्लियर नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे उसकी रेपुटेशन भी खो जाएगी। लेसन यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके पर्पस बहुत डीपली रूटेड है। भले ही कंपनी का फाउंडेशन रहे या ना रहे, मगर उसका पर्पस हमेशा चलता रहे, तभी वो कंपनी सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ती रहेगी। अब आप समझ गए होंगे कि वाई से शुरुआत करना क्यों ज़रूरी है। अपने पर्पस के बारे में सोचें, वो क्या हो सकता है, ऐसा क्या है जिस पर आप बिलीव करते हैं, और जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएं तो अपना हाउ और व्हाट के बारे में सोचना शुरू कर दें कि कैसे आप उसे अचीव कर सकते हैं। अपने विजन को कभी आंखों से ओझल ना होने दें। जो आप सोचते हैं, करते हैं और कहते हैं, उस पर ध्यान दें। बस इस बात का ख्याल रहे कि ये सब आपके पर्पस के साथ मैच करे। एक बात और याद रखें कि आपका पर्पस जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। थैंक यू।